नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। उत्तराखंड पीसीएस द्वारा अभी 2024 में एक नया पैटर्न लागू किया गया है। इस नए पैटर्न को, नए सिलेबस को यदि हम ध्यानपूर्वक देखें, तो हमें पता चलता है कि एनवायरनमेंट और इकोलॉजी, पर्यावरण और पारिस्थितिकी का जो टॉपिक है, वो अब बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। नए पैटर्न की यदि हम बात करें तो मान के चलिए कि प्रीलिम्स में कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं और मेंस में भी थर्ड पेपर में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से जरूर आएंगे। तो जो भी एस्पिरेंट्स, जो भी अभ्यर्थी अब उत्तराखंड पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये जरूरी है कि वो इस टॉपिक को, एनवायरनमेंट और इकोलॉजी का जो टॉपिक है, उसको बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ें और उसकी गहन अध्ययन करके उसकी अच्छी नोट्स बना लें या उसकी अच्छी तैयारी कर लें। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का जो टॉपिक है, उसे उत्तराखंड पीसीएस के कंटेक्स्ट में कैसे उसकी तैयारी करनी है, कैसे उसको पढ़ना है, कैसे उसे अप्रोच करना है। और ऑलरेडी मैं आपको कई सोर्सेस बता चुका हूं पिछले वीडियोस में। तो इस वीडियो में मैं आपको उसका एक पूरा रोड मैप बताऊंगा कि उसके अंदर क्या क्या पढ़ना है और कैसे उसको तैयार करना है। ये दोस्तों देखिए, सबसे पहले सिलेबस है किसका, प्रीलिम्स का, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का या इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट का, जिसमें कि हैबिटेट, कम्युनिटी सिस्टम, आप इसको देख लीजिएगा। उसके अलावा इसमें नेचुरल रिसोर्सेज टॉपिक है, बायोडाइवर्सिटी है, एनवायरमेंटल क्राइसिस जिसमें कि तीनों एयर, वाटर, सॉइल, स्पेस पॉल्यूशन की बात है, लॉज एंड एक्ट्स जो भी हमारे कानून है उसकी बात लिखी गई है, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में है, क्लाइमेट चेंज के बारे में। तो एक बार आप क्या करेंगे, प्रीलिम्स का जो सिलेबस है उसे अच्छे से देख लेंगे, हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में। इसी तरीके से मेंस में यदि हम देखें तो यहाँ पे देखिए कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड डिग्रेडेशन, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण और क्षरण, पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, ये मेंस का टॉपिक है। मेंस में आप देखेंगे कि ऐसे वाले पार्ट में भी क्या है, हमारा एनवायरनमेंट आना है। देखेंगे आप सेकंड जो आपका ऐसे है उसमें साइंस, एनवायरनमेंट एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान, पर्यावरण और प्रौद्योगिकी एक टॉपिक है। और इसी तरीके से एनवायरनमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट इन उत्तराखंड, पर्यावरण एवं आपदा प्रबंधन इन उत्तराखंड में, ये क्या है, एक हमारा टॉपिक है किसमें, ऐसे का। तो इस तरीके से प्रीलिम्स और मेंस दोनों में ही एनवायरनमेंट टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट हो गया है। तो आइए अब हम इसको देखते हैं कैसे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एनवायरनमेंट और इकोलॉजी का जो हमारा सिलेबस है उसे हम दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, उसे हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जिसमें पहला की क्या है, कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, और दूसरा उसमें अदर्स का पार्ट। मतलब अदर्स में क्या है ये मैं आपको अभी बताऊंगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि अपने दिमाग में क्लियर कर लेना है कि एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी को इन दो चीजों में हमें पढ़ना है। क्या क्या, उसका कॉन्सेप्चुअल पार्ट जो उसमें अवधारणाएं हैं, जो डेफिनेशंस हैं वो, और दूसरा उसके अतिरिक्त जो चीजें हैं जो मतलब करंट अफेयर से रिलेटेड है, या फिर कंटेम्प्रेरी वर्ड या आधुनिक जो हमारे जो डेवलपमेंट हुए हैं उससे रिलेटेड है, तो उसको हम देख सकते हैं। हम कॉन्सेप्ट की बात करें तो ये पूरा हमारा स्टैटिक पोर्शन है, मतलब वो पोर्शन है जो कि हमें अक्सर सभी किताबों में एनवायरनमेंट की मिल जाता है। तो इसको हमें कहाँ से तैयार करना है, इसको हमें किताबों से तैयार करना है। क्या क्या, जैसे अब क्या क्या कॉन्सेप्ट क्या है कि एनवायरनमेंट क्या होता है, एटमॉस्फेयर क्या है, उसकी कंपोजिशन क्या है। इसी तरीके से इकोलॉजी, पारिस्थितिकी क्या होती है, बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता के बारे में पढ़ना है, बायोम, इकोसिस्टम मतलब जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसके बारे में पढ़ना है, फूड चेन, अलग अलग तरीके की फूड चेन, फूड वेब जो है, खाद्य श्रृंखलाएं, उनके बारे में पढ़ना है। इकोलॉजिकल जो पिरामिड होते हैं अलग अलग, जिसमें कि आपने देखा होगा एनर्जी पिरामिड है, मास का पिरामिड है, या इन्वर्टेड पिरामिड जो होता है, वो सब चीजें पढ़नी है। जो अलग अलग इकोलॉजिकल साइकिल्स हैं, पारिस्थितिकी चक्र हैं, जैसे जिसमें कार्बन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, वाटर साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल, कई तरीके की साइकिल्स हैं। तो ये क्या है, हमारा स्टैटिक पोर्शन है जो कि आपको किसी भी एनवायरनमेंट की अच्छी किताब में मिल जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सविंदर सिंह की जो फिजिकल ज्योग्राफी है उसकी लास्ट जो यूनिट है उसमें 4 या 5 चैप्टर इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के हैं, जिसमें आपको ये टॉपिक आप वहां से कवर कर सकते हैं। इसके अलावा शंकर आईएएस के नोट्स हैं, एनआईओएस के नोट्स हैं, पर्यावरण भूगोल की सविंदर सिंह की एक अलग से जो किताब आती है उसमें ये सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं। तो ये कहीं से भी, ये स्टैटिक पोर्शन है जिसमें कि आपको एनवायरनमेंट से संबंधित जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, जो अवधारणाएं हैं, जो डेफिनेशन वाला पार्ट है, उसको तैयार करना है। जो
अदर्स वाला जो मैंने आपको बताया था, जो दूसरा पार्ट है, उसमें आपको करंट अफेयर्स कह लें या फिर कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड की बात करें, तो इसमें 2 इसको पार्ट में डिवाइड करना है। एक इंटरनेशनल लेवल पे और दूसरा नेशनल लेवल पे। देखिए, इस बात को हमें समझना होगा कि क्या हुआ कि जब पूरी दुनिया में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, उसके बाद धीरे-धीरे डेवलपमेंट हुए, तो उसकी वजह से पॉल्यूशन बहुत हुआ। तो 1970s तक, मतलब 1970 के दशक में पहली बार जो ये हमारा जो ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर है, जो मतलब इंसान है, उसको इस बात की फीलिंग आई कि हमें किसी तरीके से ये जो पॉल्यूशन है, इस पे एक बात करनी चाहिए। तो 1972 में क्या हुई, स्टॉकहोम कन्वेंशन हुई। जो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस थी, उसको हम मानते हैं कि आज का जो आधुनिक वर्ल्ड है, उसमें एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के बारे में सोचना इंसान ने शुरू किया। तो क्या होता है कि जब आप देखेंगे जैसे जैसे इंटरनेशनल डेवलपमेंट होते जाते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे कोई समिट होती है, कोई कॉन्फ्रेंस होती है, कोई एग्रीमेंट होता है, ऐसे समझौते होते हैं, उनमें हमारी गवर्नमेंट भी पार्टिसिपेट करती है और उसके बाद हम अपने देश नेशनल स्तर पे भी उस पर काम करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि जो भी डेवलपमेंट होगा पहले इंटरनेशनल लेवल पे होगा, वहां पे कॉन्फ्रेंस होगी, उस कॉन्फ्रेंस में कोई एग्रीमेंट साइन किया जाएगा और उसको फिर राष्ट्रीय स्तर पे हमारे यहाँ क्या किया जाएगा, इम्प्लीमेंट किया जाएगा और उसी का इम्प्लीमेंटेशन फिर राज्य के स्तर पे भी होता है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, करंट अफेयर्स को अप्रोच कर सकते हैं। इंटरनेशनल लेवल की अगर हम बात करें और फिर यही चीज नेशनल लेवल पे भी आ जाती है और यही चीज स्टेट लेवल पे भी आ जाती है, तो यहाँ पे 4 बड़ी चीजें एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के कंटेक्स्ट में होती है। इसमें हमें क्या सबसे पहले बनना है पॉल्यूशन, कि सबसे पहले हमारी अवेयरनेस आई पॉल्यूशन पे। पॉल्यूशन सिंपल मतलब वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, साउंड पॉल्यूशन, स्पेस पॉल्यूशन, ये आपके टॉपिक ही हैं। इसके अलावा यदि आप देखेंगे तो जैसे जैसे अभी फिर धीरे धीरे क्या हुआ, ई कचरा, मतलब जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक जो कचरा है उसका वेस्ट मैनेजमेंट कैसे किया जाए। फिर हमें समुद्र पे हम गए कि सी बेड और जो समुद्र की सरफेस है उसके पॉल्यूशन को कैसे रोका जाए। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके के पॉल्यूशन हैं और उसको एड्रेस करने के लिए हमारे पास अलग अलग तरीके के इंटरनेशनल लेवल पे हमने काम किए और वही फिर हमने अपने राष्ट्रीय स्तर पे और फिर अपने स्टेट के स्तर पे भी काम किए। दूसरा हमारा कंजर्वेशन है कि जो ऑलरेडी हमने इतना नुकसान हमने एनवायरनमेंट को पहुंचा दिया है, इकोलॉजी को पहुंचा दिया है, तो अब हम जितन जो बचा हुआ है उसे किस तरीके से प्रोटेक्ट करें। तो इसमें आप देखेंगे कि हमारा वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन आ जाता है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन आ जाता है, ओशियन को हम कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं, स्पेस में हम कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से जिनको किस तरीके से जो बचा हुआ हमारा वाइल्ड लाइफ है या जो नेचर है उसे हम कैसे कंजर्व करें, कैसे बचाएं, इसके बारे में हमने सोचा। तीसरा हमारा था इस प्रॉब्लम स्पेसिफिक, जो प्रॉब्लम्स हमें बीच बीच में, जैसे हमने देखा कि ओजोन लेयर डिप्लीशन हुआ, तो ओजोन लेयर अगर डिप्लीट हो रही है तो उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। फिर हमने देखा कि ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम हो गई, फिर क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम हो गई। तो ये जो प्रॉब्लम्स आती रही और उनको एड्रेस करने के लिए ग्लोबल कम्युनिटी ने क्या किया और हमारे राष्ट्रीय स्तर पे हमने क्या किया और फिर हमने अपने स्टेट के स्तर पे क्या किया। ये प्रॉब्लम ओरिएंटेड हमारी अप्रोच है। थर्ड लास्ट हमारा जो है वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। ये जो ऊपर की 3 अप्रोच हैं, इसमें जो भी पूरा हमने जो गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने पूरा एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा कि किस तरीके से एनवायरनमेंट को बचाना है। लेकिन फिर ये बात रियलाइज हुई 1980s के लास्ट में, 1990s की हम बात कर रहे हैं, 1990 के दशक के शुरू में शुरू हो गया था कि हमने इसमें पूरे इंसान को इस सिस्टम से दरकिनार कर दिया। मतलब हमने वाइल्ड लाइफ बचाने की बात करी, फॉरेस्ट को बचाने की बात करी, पॉल्यूशन कम करने की बात करी, हमने ओजोन लेयर को बचाने की बात करी, लेकिन इन सब में हमने ये इंसान को बाहर कर दिया। तो फिर बात आई कि नहीं, हमें बिना इंसान को इसमें, बिना जो ह्यूमन बीइंग है उसको इसमें इन्वॉल्व किए हुए, उसको इसमें पार्टिसिपेटिव नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा कि ये पूरा सिस्टम एक्सक्लूसिव सिस्टम हो जाएगा। मतलब हम इसको दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा हम इसको अलग अलग नहीं कर सकते, इसलिए हमें जो ह्यूमन बीइंग है, जो इंसान है, उसको भी इसका हिस्सा बनाना पड़ेगा। तब हमारे क्या हुआ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट आया और पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे या हमारे स्टेट के स्तर पे फिर हमने इस चीज पे काम करना शुरू किया कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अप्रोच से काम करेंगे। तो ये हमारा क्या है, पूरा इन 4 चीजों के आधार पे ये चीजें होती हैं। इसमें इस चीज को एड्रेस करने के लिए हमने इंटरनेशनल स्तर पे 2 काम करे। एक तो संस्थाओं का गठन किया गया, ऑर्गेनाइजेशंस बनाए गए, जिसमें कि अभी आपको मैं पूरी लिस्ट बताऊंगा। और दूसरा हमने क्या किया, कई सारे ट्रीटीज हमारी हैं, कन्वेंशन है, समझौते हमने किए। मतलब पूरी सरकारें बैठी, उन्होंने संस्थाएं बनाई किसी प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए, खासतौर से एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी को प्रोटेक्ट करने के लिए, कंजर्व करने के लिए, प्रॉब्लम को जो आई थी उनको दूर करने के लिए। और उनमें फिर हमने क्या किया, आपसी ट्रीटीज करी, समझौते किए, कन्वेंशन हुई। तो ये क्या है, इसको आगे और पढ़ते हैं।
ऑर्गेनाइजेशंस की अगर मैं बात करता हूँ तो ग्लोबल स्तर पे कम से कम ऐसे 20 से 25 ऐसे संगठन हैं जिनके बारे में आपको नोट्स तैयार कर लेने हैं, उनकी पढ़ाई कर लेनी है। उसमें जैसे आप देखिए यूएनईपी, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, आईपीसीसी के बारे में आप पढ़ते हैं जो कि बेसिकली क्लाइमेट, ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की बात देखता है। इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी आईयूसीएन, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये मैंने आपको एक सजेस्टिव लिस्ट दी है। ऐसे कम से कम 20 ऑर्गेनाइजेशन या 25 ऑर्गेनाइजेशन है पूरे वर्ल्ड में जो कि एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी पे काम कर रहे हैं। तो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, खासतौर से पीसीएस के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से जरूरी हो जाता है कि आप इन संगठनों के बारे में छोटे छोटे नोट्स बना लें, 2-2 3-3 पेजेस के, कि ये कहाँ हैं, इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं, कब बने थे, इनका क्या काम है और ये क्या क्या करते हैं। तो ये इससे आपको क्या हो जाएगा, ऑर्गेनाइजेशंस वाला आपका जो इंस्टीट्यूशंस हैं उस पर आपका काम हो जाएगा। दूसरा हमारा जो मैंने जैसे आपको भी बताया था, ट्रीटीज, कन्वेंशंस और जो समझौते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, उन पे भी ऐसी जितने हमारे संगठन हैं उससे ज्यादा हमारे क्या हुए हैं, समझौते हुए हैं, ट्रीटीज हुई हैं, कन्वेंशंस हुई हैं। तो आपको उन पे भी क्या करना है, उनके भी नोट्स बना के आपको तैयार करने हैं। तो इसमें जैसे मैंने आपको कुछ सजेस्टिव मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट, ये जो मैंने आपको बताया था कि 1972 की जो स्टॉकहोम कन्वेंशन थी, ये पहली कॉन्फ्रेंस है जिसमें कि एनवायरनमेंट के बारे में, पॉल्यूशन के बारे में सोचना आधुनिक वर्ल्ड में इंसान ने शुरू किया था। तो इसके बाद हमने देखिए कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, मिनामाता कन्वेंशन ऑन मरकरी, उसके बाद कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज, उसके बाद साइट्स हम पढ़ते हैं, रामसर कन्वेंशन, क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, एजेंडा 21। इस तरीके से कई सारी आप जब पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे कन्वेंशंस, ऐसी ट्रीटीज के बारे में मिलेगा जिनके आपको क्या करने हैं, अपनी नोट्स तैयार कर लेने हैं, क्योंकि यहां से एग्जाम में जरूर आएगा। फिर हम इसी चीज को राष्ट्रीय स्तर पे, मतलब अपने नेशनल स्तर पे लागू करें, तो जब हमने इंटरनेशनल स्तर पे चीजों को किया तो हमने इसको राष्ट्रीय स्तर पे भी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करी, जिसमें हमने क्या किया, राष्ट्रीय स्तर पे कुछ इंस्टीट्यूशंस बनाए, कुछ संस्थाएं बनाई, उसके बाद कुछ कानून बनाए, कुछ लॉज बनाए जिनके बारे में आपको पढ़ना है, और तीसरा पॉलिसी स्कीम, जो गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी नीतियां बनाई, कुछ योजनाएं बनाई, जिससे कि हम एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के जो प्रॉब्लम्स हैं उसको क्या कर सके, एड्रेस कर सके। तो यदि हम इंस्टीट्यूशंस की बात करें, संस्थाओं की बात करें, तो जैसे ये भी एक इंडिकेटिव है, इसको आपको और ढूंढने हैं, ऐसे कई सारे इंस्टीट्यूशंस हैं भारतीय राष्ट्रीय स्तर पे भी, जिसमें सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, टेरी, नेशनल एंड स्टेट बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, सेंट्रल जू अथॉरिटी, कई सारी एनजीओज हैं जैसे ग्रीन पीस है, ये सब क्या कर रही है, इस पे एनवायरनमेंट के उसमें काम कर रही हैं। तो आपको ये जो संस्थाएं हैं इनके बारे में इंटरनेट से फिर से क्या कर लेना, अपने नोट्स बना लेने, ताकि आपको एग्जाम में इस चीजों को एड्रेस करने में हेल्प मिले। यदि हम लॉज, कानून की बात करें राष्ट्रीय स्तर पर, तो यहाँ पे कई सारे कानून हैं, जैसे इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट, ऐसे एयर पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट। तो इसके बाद अभी तक हमारे कई सारे क्या हो गए, ऐसे कानून बन चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको नीचे एक सोर्स भी दिया है, यहाँ पर आपको इन सभी कानूनों के बारे में पूरी पूरी जानकारी दी गई है, इनकी लिस्ट है, प्लस इनके बारे में जानकारी दी गई है। आप चाहें तो इस सोर्स को यूज कर सकते हैं। ऐसे कम से कम 30 से 35 हमारे जो कानून हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है और उनके नोट्स तैयार करने हैं। फिर यदि हम भारत सरकार के स्तर पर देखें, अपने राष्ट्रीय स्तर पे, तो हमने कई सारी पॉलिसीज, स्कीम्स या नीतियां या योजनाएं बनाई एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के इश्यूज को एड्रेस करने के लिए। तो जिसमें हम देखते हैं कि कंजर्वेशन की अगर हम बात करें तो आपने नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, टाइगर रिजर्व, एलिफेंट रिजर्व, वेटलैंड्स, इस तरीके से कई सारी स्कीम चलाई। इसके अलावा हमने जैसे कई सारे प्रोजेक्ट चलाए, जिसमें हम देखते हैं कि प्रोजेक्ट टाइगर है, प्रोजेक्ट एलिफेंट है, प्रोजेक्ट हिमालयन लेपर्ड है। तो ये सारी क्या है, हमारी स्नो लेपर्ड, प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड है। इस तरीके से कई सारी हमारी स्कीम्स चली हैं जो कि कंजर्वेशन पे काम करती हैं। इसके अलावा हमने नेशनल एनवायरनमेंट पॉलिसी 2006 बनाई, पॉलिसी स्टेटमेंट ऑन अबेटमेंट ऑफ पॉल्यूशन इन 1992 था, ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2022, ये भी लेटेस्ट आए। इसके अलावा नेशनल गंगा मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, हजार्डस्ट वेस्ट मैनेजमेंट रूल, और ऐसे आपको कई सारे रूल्स हैं, कई सारी नीतियां हैं, कई सारी स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की, जो कि क्या कर रही है, पॉल्यूशन के लिए, एनवायरनमेंट पे काम कर रही है। आपको क्या करना है कि उन सभी नीतियों के और उन योजनाओं के नोट्स तैयार करने हैं।
इसके बाद यदि आप देखें कि उत्तराखंड पीसीएस के लिए उत्तराखंड का जो कंटेक्स्ट है वो भी क्या हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। इसमें यदि आप देखें तो उत्तराखंड वाले पार्ट में, ऐसे वाले पार्ट में एनवायरनमेंट को क्या किया है, बहुत वृहद स्तर पे लिया गया है, काफी बड़े स्केल पे इसको आपको तैयारी करनी ही पड़ेगी इसकी। तो इसमें हमें देखना है कि उत्तराखंड की एनवायरनमेंट क्या, यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंस है, क्या क्या हमारे एनवायरनमेंट से रिलेटेड और इकोलॉजी से रिलेटेड चैलेंजेस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको हम कैसे एड्रेस कर सकते हैं। साथ में गवर्नमेंट की क्या क्या स्कीम्स हैं जो कि यहाँ पे चलाई जा रही हैं। उत्तराखंड में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। तो उत्तराखंड के कंटेक्स्ट में एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी को एक अलग तरीके से आपको तैयार करना होगा। तो दोस्तों मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूँ कि देखिए क्या हो रहा है कि उत्तराखंड में अभी ये नया सिलेबस लागू हुआ है, पैटर्न अभी रिसेंटली चेंज हुआ है। तो कुछ लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही कि अब आपको बहुत इन डेप्थ तैयारी करनी होगी। वो समय चला गया कि स्टैटिक पोर्शन जहाँ बहुत ज्यादा हुआ करता था और ये जो डायनामिक पोर्शन है बहुत कम हुआ करता था। पहले से उत्तराखंड पीसीएस में ज्यादातर स्टैटिक पोर्शन आया था जो कि आप किताबों से कवर करते थे। तो क्या होता था कि कुंजी टाइप की मार्केट में जो किताबें आती थी, आप कुछ लोग उनको पढ़ लेते थे, लेकिन फिर भी वो सिलेक्शन की कोई एश्योरेंस नहीं देते थे। नया सिलेबस आपसे अब बहुत ज्यादा मेहनत की डिमांड कर रहा है और सेल्फ स्टडी की डिमांड कर रहा है। आपको ज्यादा फोकस अपने नोट्स पे करना होगा। जो पुरानी किताबें जो मार्केट में आती थी, जिनको पढ़ के कुछ हो सकता है कुछ बच्चों ने एग्जाम निकाल लिए हों, और हालांकि पहले भी ऐसा नहीं होता था, लेकिन अगर कोई ऐसा कहता भी है, लेकिन अब इस नए सिलेबस में ऐसा संभव नहीं है। आपको अपने नोट्स तैयार करने ही होंगे और अपनी पढ़ाई सेल्फ स्टडी अच्छे से करनी ही होगी। अब जो सिलेबस है वो आप देख रहे हैं बहुत डायनामिक हो चुका है। उसमें कई सारी करंट अफेयर्स अब ज्यादा आना है, नई नई स्कीम्स के बारे में ज्यादा पूछा जाएगा। इंटरनेशनल से लेके बिल्कुल लोकल स्तर तक सब चीजें सिलेबस में ऐड कर दी गई हैं। तो जरूरी है कि आप थोड़ा सा मेहनत करें, चीजों को इन डेप्थ पढ़ें, एनालाइज करें। तो इस वीडियो में मैंने आपको एनवायरनमेंट वाला जो पोर्शन है, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, उसको कैसे आपने तैयार करना है उसकी गाइडलाइन दी है। अब आपको इसको इंटरनेट से या अलग अलग सोर्सेज से पढ़ाई खुद करनी पड़ेगी। इसका सिलेबस आपको खुद अपना देख के उसके टॉपिक के नोट्स खुद बनाने पड़ेंगे। और यदि एक बार आप इसके नोट्स बना लेते हैं तो आपकी मान के चलिए कि एनवायरमेंट इकोलॉजी का 90% या 95% जो सिलेबस है वो कवर हो जाएगा। बस आपको उसको फिर डेली न्यूज़पेपर से केवल अपडेट करना होगा। तो ये एक वीडियो था, मुझे उम्मीद है कि इससे आपको कुछ फायदा मिलेगा। अपने आप तैयारी में लगे रहिए। ऑल द बेस्ट।